एक बार फिर से स्वागत है आप सबका नेटमॉक पर। माई सेल्फ रोहित शर्मा और हम जनरल साइंस पढ़ेंगे। जनरल साइंस आपके यूपीएससी है, स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम है, एसबीआई, नाबार्ड और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिनके लिए यूज़फुल रहेगी। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर नेटमॉक की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। नेटमॉक की ऐप पे आपको डायरेक्ट फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल रहेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसमें हम पढ़ चुके हैं वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल, अलग अलग जंतुओं के अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन से थे, कुछ स्पेशल सेल्स भी प्रेजेंट थी। अब मेन जो एक्सक्रीटरी मटेरियल था वो था नाइट्रोजिनस वेस्ट, जिसमें यूरिया, अमोनिया एंड यूरिक एसिड। अमोनिया टॉक्सिक होती है, पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, इसलिए जितने भी अमोनिया सिक्रीशन वाले एनिमल होंगे वो सारे वाटर में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एक्वेटिक लाइफ होगी उनकी। सेकंड आता है यूरिया। ह्यूमन में भी कौन सा है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट? यूरिया है। ठीक है, और लास्ट आता है यूरिक एसिड जो कि लीस्ट टॉक्सिक है। और बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में यूरिक एसिड होता है, जो उनके जो फिकस में वाइट अपीयरेंस होती है वो यूरिक एसिड ही शो हो रहा होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो ह्यूमन है उसमें एक्सक्रीटरी मटेरियल कौन सा है? यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, ऑल ऑफ द अबव, तो यूरिया। एक क्वेश्चन अगर आए ह्यूमन में कौन सा नाइट्रोजिनस वेस्ट फॉर्मेशन हो रहा है या बन रहा है, कौन सा नाइट्रोजिनस वेस्ट है जो ह्यूमन में बन रहा है? यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, ऑल ऑफ द अबव, तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। देखो, अमीनो एसिड के डी एमिनेशन से क्या बनती है? अमोनिया बनती है। तो अमीनो एसिड का जब डी एमिनेशन होता है तो क्या बनती है? अमोनिया, NH3। ठीक है, ये केमिकल फॉर्मूला इसका NH3। तो ये जो NH3 है ये बाद में किस में कन्वर्ट हो जाती है? यूरिया में, क्योंकि टॉक्सिक है, अपने पास इतना पानी नहीं है जिसको उसके थ्रू डिफ्यूज़ करवा सकें। और न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं DNA और RNA, इनसे क्या बनता है? यूरिक एसिड। इनके जो मेटाबॉलिज्म से क्या बनता है? यूरिक एसिड। तो बन तो तीनों ही रहे हैं, पर अपना जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है, ठीक है, वो कौन सा होगा? यूरिया। क्लियर है? इसके बाद है जो अपना ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में स्ट्रक्चर। इसके 4 पार्ट्स हैं। आपको ये ज़रूर याद रखना है कि किडनी 2 होती है, यूरेटर 2 होती है, यूरिनरी ब्लैडर 1 होता है और यूरिथ्रा 1 होता है। ठीक है, देखो ये किडनी है, सेम साइज सेम रखना। ये कैसी लग रही है आपको डायरेक्ट देखने पर? जैसे राजमा। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया, बीन शेप स्ट्रक्चर होती है। राजमा की जैसी दिख रही है, बीन है, तो बीन शेप स्ट्रक्चर होती है। अब देखो, ये जो किडनी है राइट है और ये लेफ्ट किडनी है। तो राइट किडनी के कंपेयर में लेफ्ट किडनी थोड़ी सी ऊपर होती है, इतनी ज़्यादा भी नहीं, थोड़ी सी ऊपर होती है। इसका क्या कारण है? राइट साइड में अपने प्रेजेंट होता है क्या? लीवर। राइट साइड में क्या प्रेजेंट होता है? लीवर। तो लीवर के कारण क्या होती है? जो राइट किडनी थोड़ी सी नीचे होती है और लेफ्ट किडनी थोड़ी सी ऊपर होती है। लोकेशन याद रखना। अब जो आती है बात, इसमें किडनी में जो लोकेशन के साथ साथ बाहर क्या प्रेजेंट है? रिब्स प्रेजेंट है। रिब्स क्या होती है? एक्चुअल में क्या होता है, ये रिब्स है ना, ये कुछ ये रही, ठीक है, ये रिब्स का क्या होता है? केज प्रेजेंट होता है, पिंजरा प्रेजेंट होता है, रिब्स केज। ठीक है ना, पूरे बॉडी में अपना हाथ लगाओगे तो आपको जो चेस्ट वाले पार्ट में हड्डियाँ दिख रही है, जो वो रिब्स है। ये क्या करती है? जो इंटरनल ऑर्गन, जो भी इसके अंदर जो ऑर्गन प्रेजेंट है उसे विसरल कहते हैं। विसरल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। आपने कई मूवीज़ में देखा होगा, मुक्का बसता है तो हड्डियाँ जो टूटती दिखाते हैं वो रिब्स है, और बैक वाली वर्टिब्री है। ठीक है ना, तो ये तो होगी रिब्स, और बैक पे क्या होती है? वर्टिब्री होती है। आगे क्या होती है? रिब्स, और बैक में क्या होती है? वर्टिब्री। स्केलेटल सिस्टम है, इसको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसमें जो 11th एंड 12th रिब्स होती है वो इसको क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। 11th एंड 12th रिब्स वो क्या करती है? इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। क्लियर है यहाँ तक? अब किडनी से ये निकल के आ रही है यूरेटर,
ठीक है ना। अब इस यूरेटर के बाद में ये यूरेटर कहाँ जा रही है, यूरिनरी ब्लैडर में, और ये यूरिथ्रा, और यहाँ से यूरिन बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना। इस प्रोसेस को कहते हैं, यूरिन जो बाहर निकलता है, या सामान्य शब्दों में कहें पेशाब करने की क्रिया को क्या कहते हैं, मिक्चुरेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, सिंपल क्वेश्चन है। मिक्चुरेशन है, जो यूरिन का फ्लो आउटवर्ड द बॉडी होता है उसको कहते हैं मिक्चुरेशन। पेशाब करने की क्रिया को क्या कहते हैं, मिक्चुरेशन कहते हैं। अब ये जो किडनी है इससे ही क्या आ रही है, यूरेटर आ रही है। ये देखो यूरेटर की जो ओपनिंग है, ये आपको इस डायग्राम में ज़्यादा साफ दिखेगी। यूरेटर की जो ओपनिंग है वो कैसी है, थोड़ी सी ओब्लिक है, डायरेक्ट सीधी ना होके क्या है, थोड़ी सी ओब्लिक है। जैसे मान लो ये ब्लेडर है, ठीक है ना, ये यूरेटर आ रही है, तो ये ओब्लिक ओपनिंग है। ये ऐसा क्यों है, आप एक सिंपल सा एग्जांपल देखो। अगर मान लो एक बाल्टी है, उसमें ऊपर तक पानी भरा हुआ है, एक पाइप मैंने सीधा रख दिया, तो थोड़ा पानी अपने आप इस पाइप में ऊपर चढ़ जाता है। अगर इस पाइप को मैं ऐसे डालूँ तो बहुत कम पानी ऊपर जा पाएगा। तो क्यों, इसीलिए बैक फ्लो नहीं होगा। अगर मान लो किडनी में से यूरिन बना, जो यूरेटर के थ्रू कहाँ आएगा, यूरिनरी ब्लैडर में आएगा। ठीक है ना। तो ब्लैडर में स्टोर होता है यूरिन थोड़े टाइम के लिए, यहाँ यूरिन स्टोर होता है। तो जब यूरिन स्टोर होगा तो इसका बैक फ्लो ना हो, वापस यूरेटर में ही ना चला जाए, इसके लिए इसकी ओपनिंग कैसी होती है, थोड़ी सी ओब्लिक होती है। ओब्लिक मतलब तिरछी होती है ओपनिंग। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, यूरेटर की ओपनिंग होती है यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है, और वो कैसी होती है, थोड़ी सी तिरछी होती है। तिरछी क्यों होती है, क्योंकि यूरिन का ब्लैक फ्लो ना हो। ठीक है। अब यूरिनरी ब्लैडर है, उसके अंदर यूरिन स्टोर होता है। अब आप कहेंगे यूरिनरी ब्लैडर है, इसमें यूरिन स्टोर हो रहा है, तो यूरिन स्टोर होने के कारण क्या होगा, यूरिन तो खुद वेस्ट प्रोडक्ट है। अब आप सोचो वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। क्यों, ये परमानेंट स्टोरेज नहीं है, यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए स्टोर होता है। अगर मान लो ये स्टोरेज वाली प्रोसेस ना हो, ठीक है ना, तो क्या होगा, ये यूरेटर है, इससे यूरिन आ रहा है, यूरिनरी ब्लैडर में आया और ये डायरेक्ट बाहर आने लग जाएगा। ठीक है ना। तो एक फिक्स टाइम पीरियड तक ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, ये जब हाफ फिल हो जाता है, आधा भर जाता है, उसके बाद इसमें एक प्रेशर जनरेट होता है, ब्रेन से सिग्नल आता है इसके पास, ब्रेन से, ठीक है ना, और इसमें प्रेशर जनरेट होता है और ये बाहर निकाल देता है। ठीक है ना। तो देखो किडनी लेफ्ट अपर थोड़ी सी ऊपर होती है, और यूरेटर आती है दो, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा। यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या है, यूरिन को थोड़े टाइम के लिए स्टोर करना, और उसको जब प्रेशर पूरा आधे से ज़्यादा बढ़ जाएगा, जब उसमें से यूरिन बाहर पास आउट हो जाएगा। ठीक है। अब किडनी के जो एक स्ट्रक्चर में देखो, ऊपर जो आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ऊपर क्या है, ये किडनी के ऊपर ग्लैंड होती है, इसको एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं या सुप्रा रीनल ग्लैंड कहते हैं। सुप्रा मीन्स किसी के ऊपर, ठीक है, और रीनल टर्म जो आती है वो किडनी के लिए आती है। तो ये ग्लैंड कौन सी है, सुप्रा रीनल ग्लैंड। ठीक है ना। जो किडनी के ऊपर जो ग्लैंड प्रेजेंट है इसको कहते हैं सुप्रा रीनल ग्लैंड। ठीक है। इसके बाद किडनी की जो स्ट्रक्चर है, ये बैक पार्ट नहीं दिख रहा है इसका, फ्रंट पार्ट में क्या होती है, इसकी कवरिंग होती है जिसको कहते हैं पेरिटोनियम। ठीक है। किडनी के फ्रंट पार्ट में कौन सी कवरिंग होती है, पेरिटोनियम। पेरिटोनियम जो भी विसरल ऑर्गन है, मीन्स जो अपने स्टमक के आसपास ऑर्गन प्रेजेंट है, उन सब ऑर्गन को क्या कहती है, पेरिटोनियम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, एक कवरिंग है। ठीक है ना। जैसे ये देखो, ये मानो पेरिटोनियम है, ठीक है, ये पूरा यहाँ तक प्रेजेंट है, बट ये फ्रंट पार्ट है, मतलब आदमी का मुंह इधर है, ये देखो, ये आदमी का मुंह इधर है। तो यहाँ पे क्या होती है, ये पेरिटोनियम प्रेजेंट है। ठीक है। ये पेरिटोनियम क्या है, यहाँ पे सारे ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं बॉडी में, तो पेरिटोनियम इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, कवरिंग है बॉडी के अंदर। बट ये यहाँ किडनी प्रेजेंट्स है दोनों। ठीक है। तो किडनी के आगे की साइड, ये देखो अपना मुंह इस तरफ फेस कर रहा है, तो किडनी के आगे की साइड तो क्या प्रेजेंट है, पेरिटोनियम प्रेजेंट है। ठीक है ना। बट इसके पीछे पेरिटोनियम नहीं होती, तो मतलब किडनी पेरिटोनियम के पीछे प्रेजेंट है खुद। अगर किडनी की लोकेशन देखो तो ये पेरिटोनियम के पीछे प्रेजेंट है, इसलिए इसको कहते हैं रिट्रोपेरिटोनियल। रिट्रो मीन्स बिहाइंड,
ठीक है ना। तो किडनी इसके पीछे प्रेजेंट है, तो इसको किडनी को क्या कहते हैं, रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन हो गया ये किडनी, ठीक है। तो पेरिटोनियम कवरिंग है जो कि केवल आगे होती है, किडनी के पीछे नहीं होती। तो किडनी पीछे क्या ओपन है, तो इसको ऑर्गन को क्या कहते हैं, रिट्रोपेरिटोनियम। अब इंपॉर्टेंट चीज़ें, लेफ्ट किडनी ऊपर होती है, 11th और 12th रिब्स इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। किडनी एक जोड़ी होती है, 2 किडनी है, 2 यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लेडर और एक यूरिथ्रा। यूरिनरी ब्लेडर थोड़े टाइम के लिए इसको स्टोर करता है। यूरिनरी ब्लेडर में भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, वो अपन आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो ये सारा हो गया। अब किडनी की जो एक्सटर्नल सरफेस होती है वो कैसी होती है, कौन वैक्स होती है। किडनी की एक्सटर्नल सरफेस क्या होती है, कौन वैक्स होती है। ये देखो एक्सटर्नल सरफेस ये कैसी है, कौन वैक्स। और इंटरनल सरफेस क्या होती है, कौन केव। ये देखो आप मिरर में पढ़ेंगे फिजिक्स में, ये होता है कौन केव। कौन केव मतलब केव मतलब कैविटी फॉर्मेशन हो रही है, तो ये देखो कैविटी फॉर्मेशन हो रही है ना, तो ये होती है कौन केव। और ये क्या होता है, डायरेक्ट फ्लैट सरफेस है जो कौन वैक्स। तो ये क्या है, कौन वैक्स, और ये क्या होती है, कौन केव, ठीक है। अब किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है किडनी में जो आउटर मेम्ब्रेन्स होती है, ठीक है ना। आउटर जो मेम्ब्रेन है ये वाली, ठीक है, उसके और इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में फैट की लेयर होती है। ये देखो ये आउटर मेम्ब्रेन आपको इसमें दिख रही है, ठीक है, और ये इनर मेम्ब्रेन है। इसके बीच में एक फैट की लेयर होती है, फैट की लेयर, ठीक है। आपको उसका नाम याद नहीं रखने की ज़रूरत है, बट फैट की लेयर होती है। फैट की लेयर का फंक्शन क्या है, ये इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। कोई भी एक्सटर्नल शॉक से, बाहरी झटकों से इसको क्या करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। इसको कुछ ऐसा देख लो, जैसे अभी कोरोना पीरियड है तो डंडे चल रहे हैं, तो जो कोई पतला आदमी है, कोई लीन पर्सन है और एक मोटा आदमी है, तो ज़्यादा दर्द किसके होगा, बैक पे पड़ेगा तो पतले के होगा, क्योंकि उसके क्या नहीं है, फैटी टिश्यू नहीं है वहाँ पे, ठीक है ना। जो जिसके फैट प्रेजेंट है उसको कम, क्योंकि उसको जो फैट है वो शॉक एब्जॉर्ब कर लेगा, वो लेयर जो शॉक एब्जॉर्बर होती है, ठीक है ना। तो इसमें भी जो बीच की पार्ट होता है वो फैट की होती है, जो कि शॉक एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। इसके बाद जो भी किसी ऑर्गन का एक्सटर्नल पार्ट होता है उसे कहते हैं कोर्टेक्स, इंटरनल पार्ट होता है मेडुला। उनके नाम अलग अलग दे सकते हैं, बट एक्सटर्नल पार्ट हमेशा क्या होता है, कोर्टेक्स, इंटरनल पार्ट होता है मेडुला, ठीक है। तो ये किडनी का एक्सटर्नल पार्ट क्या है, कोर्टेक्स है, और ये क्या है, मेडुला। इंटरनल पार्ट जितना भी है ये क्या है, मेडुला है, ठीक है ना। मेडुला में इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं, पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, खूब सारे पिरामिड प्रेजेंट हैं। और इन पिरामिड के बीच में आप देखोगे कुछ पार्ट जो है किसका है, कुछ पार्ट कोर्टेक्स का भी धंसा हुआ है इस पिरामिड के बीच बीच में। ये कुछ पार्ट कोर्टेक्स का धंसा हुआ पार्ट है, इसको कहते हैं कोलम ऑफ बर्टीनी, कोलम ऑफ बर्टीनी, इस पार्ट को कहते हैं कोलम ऑफ बर्टीनी, ठीक है। इसके बाद जो मेडुला के जो पिरामिड्स हैं, मेडुलरी पिरामिड्स हैं, ठीक है, इनसे आगे कनेक्शन रहता है किस चीज़ का, माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, और फिर माइनर कैलिक्स आगे किस में खुलती है, मेजर कैलिक्स। ये माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स क्या है, इसको समझने के लिए अपन एक चीज़ देखते हैं। जैसे मान लो ये एक कुप्पी है, कोई भी कुप्पी, जैसे छानने वाली, तेल निकालने वाली कुप्पियाँ हैं, ये छोटी छोटी कुप्पियाँ 3-4 मिली, ठीक है, और एक बड़ी कुप्पी बना ली, ठीक है। तो ये क्या है, माइनर कैलिक्स। ये आगे से अपना प्रोडक्ट कहाँ से ले रही है, ये पिरामिड है ऊपर वाला, ये माइनर कैलिक्स है, और ये मेजर कैलिक्स है। पिरामिड में क्या होता है, नेफ्रॉन्स हैं ऐसे, ठीक है। नेफ्रॉन्स क्या होता है अभी देखते हैं। जो ये नेफ्रॉन्स है ये अपना क्या लेके आ रहे हैं, यूरिन लेके आ रहे हैं, ठीक है। यूरिन आएगा तो यहाँ पे माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स में जाएगा, और मेजर कैलिक्स से फिर यूरेटर, यूरेटर से ब्लेडर, ब्लेडर से यूरिथ्रा में चला जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। ये देखो, ये तो है, मान लो एक ये बना रहा हूँ मैं पिरामिड, ठीक है, ये दूसरा पिरामिड। तो इन पिरामिड्स में क्या होता है, ऐसे नेफ्रॉन प्रेजेंट रहते हैं जो क्या काम करते हैं, यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। अब इसके एंड पे एक माइनर कैलिक्स प्रेजेंट है, जैसे मान लो एक कुप्पी प्रेजेंट है, सेम वैसी स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। यहाँ पे भी प्रेजेंट होगी, कई माइनर कैलिक्स, 2 से 4 माइनर कैलिक्स मिलेंगे
तो एक मेजर कैलिक्स बन जाएगा, एक बड़ी कुप्पी बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये पिरामिड्स है, ये क्या है, माइनर कैलिक्स हैं, और ये मेजर कैलिक्स हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हो गई, इससे डायरेक्ट यूरिन का फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसके बाद ये एक नोच का फॉर्मेशन हो रहा है, ये देखो ऐसी एक नोच बन रही है किडनी में। ये जो नोच फॉर्मेशन होता है ना, इस नोच को कहते हैं हाइलम, हाइलम, ठीक है। इस हाइलम के थ्रू क्या होता है, रीनल आर्टरी और रीनल वेन ये एंटर होती है, ठीक है, और यूरेटर इसी नोच से निकलता है बाहर, ठीक है। तो कोर्टेक्स आउटर पार्ट, इनर पार्ट मेडुला, मेडुला में क्या होंगे, पिरामिड, पिरामिड के अंदर कॉलम्स ऑफ वर्टिनी जो कि कोर्टेक्स का पार्ट अंदर धसा हुआ है मेडुला के। उसके बाद आएगा माइनर कैलिक्स, फिर मेजर कैलिक्स एंड देन यूरेटर, यूरिन का फ्लो नेफ्रॉन से माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स एंड यूरेटर में हो जाएगा। हाइलम क्या होता है, एक नोच होती है जिसके अंदर से रीनल आर्टरी, रीनल वेन और यूरेटर बाहर निकलती है। देखो बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है, आप इस वीडियो को आराम से सुने, 2 बार सुने, यहीं का यहीं याद कर लेना। आपको बाकी सब्जेक्ट्स में अपना टाइम लगाओ, यहाँ पे आपको केवल वीडियो से थ्रू पेपर में क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, ठीक है। दोबारा सुन लो, कोर्टेक्स, मेडुला, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, यूरेटर, देन यूरिनरी ब्लेडर एंड यूरिथ्रा, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे जो इसकी कवरिंग के बारे में। कवरिंग के बारे में मैंने बताया, एक तो आउटर कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग को क्या कहते हैं, रीनल फेशिया। आउटर कवरिंग को क्या कहते हैं, रीनल फेशिया। और इनर कवरिंग को क्या कहते हैं, आउटर कवरिंग को क्या कहते हैं, रीनल फेशिया। इनर कवरिंग को कहते हैं रीनल कैप्सूल। ये इंपॉर्टेंट है, इनर कवरिंग को क्या कहते हैं, रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और मिडल जो लेयर होती है उसको कहते हैं, वो होती है फैट की लेयर होती है। मिडल लेयर कौन सी होती है, फैट की होती है, ठीक है। उसमें एडिपोज टिश्यू होता है। एडिपोज टिश्यू क्या होता है, फैटी टिश्यू होता है, ठीक है। किडनी मैंने बता दिया एक रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होता है। रिट्रोपेरिटोनियम मतलब बिहाइंड पेरिटोनियम प्रेजेंट है, इसके पीछे, खुद किडनी के पीछे कोई पेरिटोनियम की कवरिंग नहीं होती है। तो इसको प्रोटेक्शन कौन दे रहा है, बाहर तो रिब्स दे रही है, और जो खुद के अंदर जो शॉक अब्जॉर्बर लेयर है फैट की, एडिपोज टिश्यू की होती है, वो प्रेजेंट है मिडल में, ठीक है। और इंटरनल जो इसकी लेयर होती है उसको कहते हैं रीनल कैप्सूल, आउटर लेयर को कहते हैं रीनल फेशिया, ठीक है। इसके बाद हाइलम है। हाइलम क्या, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है। इसको आपको इतना याद रखना है, नोच है, एक खांच है जिसके अंदर क्या, रीनल आर्टरी, रीनल वेन और यूरेटर ये सब और नर्व सप्लाईज भी एंटर होती है। अब लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है, ग्रूव का मीन्स भी खांच होता है। लॉन्गिट्यूडनल मीन्स एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, मीन्स जो क्रॉस सेक्शन पे आता है वो है लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। तो इतना आपके अभी नीड में नहीं है कि भाई लॉन्गिट्यूडनल और हॉरिजॉन्टल को भी याद रखना है। इसके बाद आता है रीनल पेल्विस। पेल्विस क्या था, पेल्विस अभी बता देते हैं। पेल्विस ये जो ट्रायंगुलर एरिया फॉर्मेशन हो रहा है ना, ये क्या है, पेल्विस है। ये देखो, ये जो ट्रायंगुलर एरिया फॉर्मेशन हो रहा है इस तरह का, ये किडनी है। तो ये जो ट्रायंगुलर एरिया पिरामिड शोर के कारण फॉर्म हो रहा है, इसको कहते हैं रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस, ठीक है। इसके बाद आता है, अब इसमें याद क्या करना है आपको, याद करने का सिंपल सा एक ही है, किडनी रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, एक्सटर्नल पार्ट कोर्टेक्स, इंटरनल पार्ट मेडुला, मेडुला में कॉलम्स ऑफ वर्टिब्री, कॉलम ऑफ वर्टिनी ये क्वेश्चन आ सकता है, कॉलम ऑफ वर्टिनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इतना डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, स्ट्रक्चर कॉलम ऑफ वर्टिनी किस में प्रेजेंट है, किडनी में प्रेजेंट है, इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं आ सकता, ठीक है। अब इसके बाद आता है जो इसकी पोजीशन बता दी, 11th एंड 12th वर्टिब्री हो गई। उसके बाद यहाँ से अपन ने देख लिया कोर्टेक्स पार्ट हो गया, मेडुला पार्ट हो गया, ठीक है। अब इसकी जो स्ट्रक्चर में देख लिया, ब्लड आता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको एक बताता हूँ कि जो आर्टरी होती है और वेन, अब इनमें एक बेसिक डिफरेंस होता है, वो आपको पता होना ज़रूरी है। आर्टरी जो होती है वो हमेशा किसी भी ऑर्गन को प्योर ब्लड, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, वो ब्लड क्या होगा, प्योर होगा। वही अपने ऑर्गन को चाहिए या कार्बन डाइऑक्साइड वाला चाहिए, ऑक्सीजन वाला चाहिए, नो डाउट। तो वो ऑक्सीजन ज़्यादा है तो प्योर ब्लड होगा। तो किसी भी ऑर्गन को प्योर ब्लड चाहिए, ठीक है। तो आर्टरी किसी भी ऑर्गन को क्या लेके जाती है, प्योर ब्लड लेके जाती है। और वहाँ से जो गंदा ब्लड होता है, जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया, मतलब ऑर्गन को ऑक्सीजन चली गई, उसने अपनी CO2 निकाल दी, अपने जो सेलुलर प्रोसेस के थ्रू जो भी ऑक्सीजन यूज हो गई, उसके बाद उसने कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी, तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको कौन लेके आती है, वेन लेके आती है,
ठीक है। और वेन कहाँ लेके जाएगी उसको, लंग्स में, ठीक है ना। बट उसका भी डायरेक्ट लंग्स में कभी नहीं लेके जाती, हमेशा कहाँ से लेके जाती है, हार्ट के थ्रू लेके जाती है। तो हार्ट कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होगी, वो अपन पढ़ेंगे। उसमें 4 चैम्बर्स हैं हार्ट में, ठीक है ना। ये राइट ऑरिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, दायां आलिन, बायां आलिन, दायां निलय, बायां निलय, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये जो इम्प्योर ब्लड आ रहा है, जो अपने मान लो ऑर्गन से लेके गई, किडनी से ये वेन लेके गई, वो यहाँ आता है, ठीक है ना। और उसको फिर यहाँ पे नीचे जो राइट वेंट्रिकल से जाता है, और इस वेंट्रिकल से लेके जाते हैं लंग्स में, ठीक है ना। तो अभी आपको इतना याद रखना है, सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, अभी याद रखना है आपको, आर्टरी हमेशा जो प्योर ब्लड है वो ऑर्गन की तरफ लेके जाती है, और वेन हमेशा इम्प्योर ब्लड वापस हार्ट की तरफ लेके जाती है, ठीक है। इसमें एक एक्सेप्शन भी है, जो लंग्स की जो आर्टरी वेन होती है, जस्ट उसका उल्टा याद रखना है, वहाँ पे इम्प्योर और प्योर उल्टा देना है। आर्टरी इम्प्योर ले जाती है, वेन प्योर ले जाती है, केवल लंग्स में, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है कि आर्टरी प्योर ब्लड ऑर्गन की तरफ लेके जाती है, प्योर मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेन इम्प्योर ब्लड मतलब डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ लेके जाती है, ठीक है। लंग्स में ये केस उल्ट जाएगा। अब क्या है, ब्लड सप्लाई आई किडनी में, वो रीनल आर्टरी लेके आई। अब ब्लड सप्लाई आ क्यों रही है, प्योरीफिकेशन के लिए। भाई जो साफ क्या करना है अपने को, ब्लड ही प्योरीफाई करना है। किडनी का मेन फंक्शन क्या है, टू प्योरीफाई ब्लड। तो उसका एक प्रोसेस है एक्सक्रीशन, बता चुका हूँ। तो रीनल आर्टरी आई, अब ये नेफ्रॉन में आएगी ब्लड सप्लाई। नेफ्रॉन में ब्लड सप्लाई कैसे आती है अभी देख लेंगे। फिर ये जो यूरिन बन जाएगा, यहाँ से यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस चालू हो जाएगी। वो कहाँ जाएगा, पिरामिड्स में, पिरामिड से माइनर कैलिक्स, फिर मेजर कैलिक्स, फिर यूरेटर, फिर यूरिथ्रा, ठीक है ना। एक बीच में आप डाल सकते हैं यूरिनरी ब्लेडर भी आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद आती है, ये देखिए जो बेसिक स्ट्रक्चर है, देखो आपको पिरामिड्स भी दिख रहे होंगे इसमें, ये पिरामिड्स हैं, ये लेयर्स हैं बार वाली, ठीक है। ये कोर्टेक्स पार्ट है छोटा सा, ठीक है। जो नेफ्रॉन्स होता है, नेफ्रॉन्स का जो मैक्सिमम पोर्शन है वो कोर्टेक्स में ही होता है, आउटर पार्ट में होता है, ठीक है। ये होगी किडनी। अब किडनी के फंक्शंस देख लेते हैं, किडनी के क्या क्या फंक्शन है। भाई एक्सक्रीटरी तो हो गया, तो सारा अपने डिटेल में पढ़ेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो कि नाइट्रोजिनस वेस्ट है, पोटेशियम आयन है, सोडियम आयन है, जो उनको एक्सक्रीट करना है। जो ज़रूरत से ज़्यादा मान लो आपने नमक भी खा लिया, तो उसको एक्सक्रीट कौन करेगा, जो टेबल साल्ट खा रहे हैं, NaCl खा रहे हैं, उसको भी एक्सक्रीट कौन करता है, किडनी करती है। तो ये बेसिक फंक्शन तो है ही। अब रेगुलेटरी फंक्शन कैसे हो गया, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है। आपने कभी देखा होगा कोई नमक ज़्यादा खा ले तो उसको क्या है, यूरिन कॉन्सनट्रेटेड आएगा या हाइपोटोनिक आएगा। बता चुका हूँ हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक तो कॉन्सनट्रेटेड आएगा या हाइपोटोनिक आएगा, मोर यूरिन पास होगा। क्यों, क्योंकि उसका जो साल्ट बैलेंस है उसको सही करना है। सोडियम को अपने को बाहर निकालना है बॉडी से, नमक खाया तो सोडियम आएगा ना, तो सोडियम को अपने को बॉडी से बाहर निकालना है। सोडियम बॉडी को बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, उसमें और ज़्यादा रिलीज़ करेगा किडनी। तो किडनी क्या कर रही है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सारे इनका बैलेंस, इसका बैलेंस कौन करती है, किडनी करती है, ठीक है। अब आता है इंपॉर्टेंट, किडनी का फंक्शन एक और है, एंडोक्राइन फंक्शन। 2 तरह के हार्मोन सीक्रेट करती है, एक तो इरिथ्रोपोइटिन है। ये इरिथ्रोपोइटिन जरूर याद रखना है, इरिथ्रो है ये, इरिथ्रोपोइटिन जरूर याद रखना है। क्यों याद रखना है, क्योंकि ठीक है, इरिथ्रोपोइटिन आरबीसी फॉर्मेशन को स्टार्ट करवाता है। आरबीसी फॉर्मेशन में किसका रोल होता है, इरिथ्रोपोइटिन का, ठीक है। तो ये इरिथ्रोपोइटिन कहाँ से रिलीज होता है, किडनी से रिलीज होता है, ठीक है। और आरबीसी का फंक्शन क्या है, आरबीसी क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन कैरी करती है, ठीक है ना, ऑक्सीजन कैरियर है। जो ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन चल रही है उसको कौन लेके चल रहा है, आरबीसी चल रही है, ठीक है ना। अगर मान लो इरिथ्रोपोइटिन या किसी किडनी डैमेज होगी, किडनी डैमेज होगी तो इरिथ्रोपोइटिन नहीं बनेगा, तो आरबीसी क्या हो जाएगी, बॉडी में कम हो जाएगी। आरबीसी कम हो जाएगी तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी तो उसको जो सांस लेने में दिक्कत आने लगेगी। ऑर्गन भी, अदर ऑर्गन भी इफेक्टेड रहेंगे। तो किडनी का जो इम्पोर्टेंस, इरिथ्रोपोइटिन, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। क्योंकि आरबीसी बनेगी, आरबीसी नहीं बन रही तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होगी। तो मतलब एक किडनी खराब हुई तो बाकी ऑर्गन भी अफेक्टेड रहेंगे, ठीक है। और एक एग्जांपल रेनिन है, इसका जो हार्मोन रिलीज होता है, हार्मोन रेनिन भी बता चुका हूँ, जो
ये अपना बीपी मेंटेन करते हैं, ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है रेनिन। जब भी बीपी लो होता है तो रेनिन रिलीज होकर बीपी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। इसका रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है, वो भी अपने को पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद इसका आता है मेटाबॉलिक फंक्शन। कुछ पार्ट में ये मेटाबॉलिज्म भी करती है, मतलब मेटाबॉलिक फंक्शन होना भी बड़ी बात है। इसमें आपको इतना याद रखना है, जो विटामिन डी है उसको ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है किडनी, विटामिन डी को, ठीक है। तो किडनी का अदर देन एक्सक्रीटरी फंक्शन, एंडोक्राइन फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें इरिथ्रोपोएटिन जरूर याद रखना है, और कुछ रहे ना रहे, ठीक है। इसके बाद आता है नेफ्रॉन। किडनी में प्रेजेंस है क्या, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का दूसरा नाम है यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स। जो भी यूरिन से रिलेटेड होती है उसको कहते हैं यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं, ठीक है। एक किडनी में नेफ्रॉन्स कितनी होती है, 10 लाख होती है। तो 2 किडनी में कितनी होगी, 20 लाख होती है। बहुत ज़्यादा है ये। और ये ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ये रीजनरेशन इनमें नहीं होता है। नेफ्रॉन में क्या होता है, रीजनरेशन नहीं होता है। अगर आपसे एक सिंपल MCQ पूछा जाए, कौन सी बॉडी में सेल है जिसमें रीजनरेशन नहीं होता, कौन सी सेल है जिसमें रीजनरेशन नहीं होता, ऑप्शन आ रहे हैं न्यूरॉन। रीजनरेशन का मतलब बता देता हूँ आपको, दोबारा नहीं बन सकती, मतलब एक बार बन गई जो बॉडी में लिमिटेड है, उसके बाद ये और नहीं बनेगी। दूसरा आता है नेफ्रॉन, तीसरा आता है बोथ, चौथा आता है नन। तो निम्न में कौन सी सेल है जिसमें इम्पोर्टेंट सेल है जिसमें रीजनरेशन की पावर नहीं होती, तो आंसर जाएगा न्यूरॉन, नेफ्रॉन, बोथ न्यूरॉन। क्यों, सेल की बात कर रहे हैं। सेल, कौन सी ऐसी सेल है जिसमें रीजनरेशन नहीं होता, तो सेल है न्यूरॉन। अगर बॉडी में ऐसा पूछ ले कौन सा टिश्यू ओब्लिक सेल है, तो उसमें नेफ्रॉन भी आ जाएगा। नेफ्रॉन क्या एक टिश्यू है, ठीक है ना, तो इसमें कई सेलुलर पार्ट अंदर इंक्लूड होगा। तो नेफ्रॉन में भी रीजनरेशन की पावर नहीं होती है। तो एक बार जैसे 10 लाख है, 2 किडनी की 20 लाख है, तो ये अपने अंदर प्रेजेंट है। जब 40 ईयर से अबोव होने लगता है, जब कोई पर्सन 40 ईयर का हो जाता है, तो उसके बाद पर 10 ईयर 10% जो नेफ्रॉन है उसका लॉस स्टार्ट हो जाता है। पर 10 ईयर 10% नेफ्रॉन लॉस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो मतलब डीजनरेशन इनका स्टार्ट हो जाता है। पर उसमें ऐसी दिक्कत नहीं है कि किडनी फेल होने लग जाएगी, नहीं, बाकी जो बची हुई नेफ्रॉन है वो अपनी एफिशिएंसी बढ़ा देती है, ठीक है। तो अब किडनी की जो लोकेशन में हमने चेक किया था, उसमें जो पिरामिड्स थे, जो मेडुला पार्ट के थे, उसके ऊपर क्या था, कोर्टेक्स। तो ये पिरामिड्स में ऐसे नेफ्रॉन मैंने बताए थे, ठीक है ना। तो इसका जो कुछ पार्ट तो किस में होता है, कोर्टेक्स में, और कुछ पार्ट किस में होता है, मेडुला में होता है, ठीक है। अब आती है इसकी स्ट्रक्चर खुद की। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर जो है वो कैसी होती है, ये देखो, ये नेफ्रॉन है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें आपको यहाँ से देखते हैं, ठीक है। नेफ्रॉन का ये जो ऊपर का पार्ट होता है, इनिशियल पार्ट जो होता है, जो कोर्टेक्स में प्रेजेंट है, ठीक है, ये क्या होता है, ग्लोमेरुलस। एक्चुअल में ग्लोमेरुलस, ये जो रेड रेड आपको पोर्शन दिख रहा है, ये कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज। एक तो होती है देखो आर्टरी, ठीक है, आर्टरी और टूटेगी तो आर्ट्रियोल बनेगा, ठीक है ना। और आर्ट्रियोल से भी छोटी जो चीज़ आएगी, छोटी छोटी यूनिट आएगी, वो आएगी कैपिलरीज, ठीक है। कैपिलरीज क्या होती है, पोरस होती है। ये देखो, ये आ रहा है आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल, ये एंट्री है किसमें, नेफ्रॉन में, ठीक है। और ये छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गया आगे, तो ये क्या है, ग्लोमेरुलस, ठीक है। ये ग्लोमेरुलस, ये एक्चुअल में क्या होता है, कैपिलरी का नेटवर्क होता है। कैपिलरी का एक बेड फॉर्मेशन हो गया, जिसमें क्या होती है, ऐसे खूब सारे पोर होते हैं, जिससे कोई भी फिल्ट्रेट बाहर निकल सकता है, ठीक है ना। ब्लड को प्योरीफाई करना है, तो यहाँ से ब्लड का जो अदर देन प्रोटीन और सेल का पोर्शन छोड़ दो ब्लड का, तो बाकी पोर्शन इसमें से छन जाएगा, ठीक है। ये तो प्रोसेस देखनी है अपने को। तो ये जो पार्ट है, इसको क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। इसके जो नीचे का पार्ट है, ये बोमन कैप्सूल, ये नेफ्रॉन का पार्ट स्टार्ट हो गया, बोमन कैप्सूल, ये एक्चुअल में कैपिलरीज का पार्ट है। तो अपन जो नेफ्रॉन पढ़ रहे हैं उसकी स्ट्रक्चर में 2 चीज़ देखते हैं। एक तो होता है जो उसका ग्लोमेरुलस, ब्लड सप्लाई वाला पार्ट, और बाकी क्या होती है, ट्यूब्यूल्स होती है, रीनल ट्यूब्यूल्स होती है। देखो, सबसे पहला है ग्लोमेरुलस, एंड देन दूसरा पार्ट कौन सा होता है, रीनल ट्यूब्यूल्स होती है। रीनल ट्यूब्यूल्स में आता है
बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल कुछ ऐसा है जैसे वो कमंडल नहीं होता जो साधु संत लेके चलते हैं, ऐसा हाथ रखने का नहीं होता, ये होता है बोमन कैप्सूल, ठीक है ना। ये जो ऊपर पार्ट है ये बोमन कैप्सूल होता है। इसमें जो बेड आता है, बेड इन द सेंस जिसमें जो कैपिलरीज आ रही है जिनको प्योरीफाई करेंगी ब्लड को, वो पूरी प्रोसेस अपने को ट्रिक से समझनी है, एक एग्जांपल से पूरी प्रोसेस याद हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसके थ्रू ये ग्लोमेरुलस, ये बोमन कैप्सूल, ठीक है। इसका जो आगे का पार्ट होता है इसको कहते हैं PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है ना। कुछ याद नहीं करना है, डरना भी नहीं है। प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल का मीन्स होता है नियर, ठीक है ना। अपने जो पास है उसको कहेंगे प्रॉक्सिमल, और जो दूर है उसको क्या कहेंगे, डिस्टल। दूर है उसको डिस्टल कहेंगे, किससे पास, ठीक है ना, किससे दूर। देखो ये जो पार्ट है ये है बोमन कैप्सूल, और ये जो आगे जो आ रहा है ये PCT ऐसे होती है, ठीक है। इसके आगे का पार्ट कुछ ऐसा आएगा, हैनले का लूप आएगा, फिर यहाँ पे आएगी DCT, और ये क्या है, PCT। तो PCT जो है वो किसके नियर है, बोमन कैप्सूल के। ये क्या था, बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल के नियर क्या है, PCT। तो और एक इसमें क्या है, कोइल है ना, कोइल है। तो कोइल को अपन बायोलॉजी में क्या कहेंगे, कॉन्व्यूलेटेड, ठीक है ना। कोइल को क्या कहेंगे बायोलॉजी में, कॉन्व्यूलेटेड। तो ये क्या है, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स। और DCT मतलब डिस्टल, जो बोमन कैप्सूल से क्या है, दूर है, तो डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है। इसके बाद ये लूप ऑफ हैनले है, ये पार्ट कहाँ होगा, मेडुला में होगा, ठीक है। और बाकी जो ऊपर वाले पार्ट जितना भी है ये कहाँ होगा, कोर्टेक्स में होगा। किडनी में 2 पार्ट बताए थे, ठीक है ना, कोर्टेक्स एंड मेडुला। तो कोर्टेक्स में ऊपर का पार्ट है, नीचे का पार्ट जो किस में होगा, लूप ऑफ हैनले किस में होगा, जो अपने मेडुला पार्ट में होगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, मान लो ये एक नेफ्रॉन है, कुछ भी बना लो, तो इसमें से क्या हुआ, लास्ट में ये DCT के बाद में ख़त्म हो रही है, तो इसमें क्या होगा, ये कलेक्टिंग डक्ट बनाती है। कलेक्टिंग डक्ट क्या है, कई सारे नेफ्रॉन हैं वो इसमें खुल रहे हैं, आगे आके अपना अपना जो यूरिन की सप्लाई होगी इस कलेक्टिंग डक्ट में भेज देंगे। ये कलेक्टिंग डक्ट आगे किस में दे देगी, माइनर कैलिक्स में, ठीक है ना। वापस वही कहानी, जैसे देखो मान लो ये नेफ्रॉन थी, इसने कहा दिया, ये कॉमन कलेक्टिंग डक्ट है सबकी। एक नेफ्रॉन लाया, ये दूसरा नेफ्रॉन है, इसने अपना सप्लाई दे दी, ये तीसरा नेफ्रॉन है, इसने अपनी सप्लाई दे दी। ये सारी जो होगी ये मिलके क्या बनाएगी, कॉमन कलेक्टिंग डक्ट। ये कलेक्टिंग डक्ट आगे माइनर कैलिक्स, फिर मेजर कैलिक्स, और फिर यूरिथ्रा, ब्लेडर एंड यूरेटर, उसके थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा पानी, ठीक है। तो यहाँ पे किडनी का जो मेन फंक्शन है वो कौन कर रहा है, नेफ्रॉन। इसलिए नेफ्रॉन क्या है, फंक्शनल यूनिट। इसकी प्रोसेस क्या है वो अपने को पूरा देखना है। अब इसके जो आउटर पार्ट में ये ब्लड सप्लाई है, ये क्यों है, इसका क्या कारण है, सिंपल सा कारण है, ब्लड को ही तो अपने को प्योरीफाई करना है। तो ब्लड में एक पार्ट होता है प्लाज्मा, और दूसरा पार्ट क्या होता है, प्लाज्मा, और दूसरा सेल्स होती है, RBC, WBC, डिफरेंट टाइप की सेल, सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ना है। तो प्लाज्मा है और सेल है। प्लाज्मा में क्या होता है, प्रोटीन होता है, और दूसरा वाटर होता है। वाटर मैक्सिमम पार्ट क्या होता है, 60% वाटर होता है ब्लड में, तो प्रोटीन होता है प्लाज्मा में। तो प्रोटीन इससे पास नहीं होगा, प्रोटीन बड़े होते हैं। कई बार किडनी में गड़बड़ी हो जाती है तो ये प्रोटीन भी आने लग जाता है यूरिन में, पर नॉर्मल प्रोसेस में क्या होता है, प्रोटीन यहाँ से पास नहीं होता है। प्रोटीन यहाँ से पास नहीं होता है ना, तो इसके कारण क्या है, प्रोटीन इसमें बचा रहेगा, और यहाँ पे एक प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होगा, ठीक है ना। वो अपन नेक्स्ट क्लास में चेक करेंगे, पर अभी आप इतना याद रखना कि इसमें से प्रोटीन तो पास नहीं होगा, बाकी जितना भी फ्लूइड है वो इसके अंदर आ जाएगा। अब उसको क्या करना है, उसकी पूरी प्रोसेस यहाँ पे चलेगी, और लास्ट में अपने पास क्या मिल जाएगा, यूरिन, ठीक है ना। तो नेफ्रॉन में बोमन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस जो कि कैपिलरी बेड है, PCT, DCT एंड हैनले लूप या लूप ऑफ हैनले, ठीक है ना। लूप ऑफ हैनले जो है ये बर्ड्स और मैमल्स में ही प्रेजेंट होता है, किस किस में, बर्ड्स में और मैमल्स में, ठीक है। बाकी किसी एनिमल में ये नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद का अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेफ्रॉन की पर्टिकुलर और स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ेंगे, और इसमें जो प्रोसेस हो रही है उसको भी डिटेल में चेक करेंगे। थैंक यू।